So up to now we have done एक वेक्टर क्वांटिटी इज गिवन टू यू से आर वेक्टर कोई भी दिया हुआ यहाँ पे, और आर वेक्टर का वन ऑफ द कंपोनेंट इज नोन टू अस, से दिस वन विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो हम लोगों को दूसरा कंपोनेंट चाहिए विच हैज टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दिस गिवन कंपोनेंट। तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर में अपने को एक और कंपोनेंट लेना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, such that these two sides or these two component will constitute two consecutive sides of a rectangle, and this r vector should be the diagonal of that rectangle। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, इसको रेक्टेंगल के जैसे बना दो, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो तुम्हारा थीटा एंगल जिसके साथ हो रहा है, दैट हैज टू बी r cos थीटा, द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ डायगोनल। और इसको हम लोग एक काम करते हैं, वी कैन टेक दिस वन अलोंग x एक्सिस बिकॉज दीज टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वन ऑफ द डायरेक्शन को अपने हम लोग x एक्सिस ले लेंगे और दूसरे वाले को y एक्सिस, इफ इट इज नॉट गिवन टू अस देन, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ x एक्सिस y एक्सिस तो हम लोग ऐसे ही लेंगे। तुम्हारा ये थीटा हो गया, तो ये वाला हो गया cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा तुम्हारा r sin थीटा, राइट। तो अब हम लोग इसको दिखाना चाहते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो कैसे दिखाएंगे। r वेक्टर कैन बी रिटन एज, देखो अच्छे से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, इसका नाम दे दे ओ ए वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वी कैन राइट हियर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, राइट। ओ ए वेक्टर को क्या लिखेंगे अपने, इट्स मैग्नीट्यूड r cos थीटा, द डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी हैव टेकन, सो i cap, plus ab vector is along positive y axis, so its magnitude is r sin theta and direction is j cap, ob vector is nothing but r vector। ये हम लोगों ने लास्ट डे किया था, है ना। तो r वेक्टर, सिर्फ इतना ही नहीं, r वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा कैसे पता करेंगे, तो r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर्स मैग्नीट्यूड विच इज नथिंग बट r। सो यहां से r कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा i cap प्लस sin थीटा j cap डिवाइडेड बाय r, क्योंकि ये आ रहा है ये भी आ रहा है, r गॉट कैंसल्ड, सो इट विल बी cos थीटा i cap प्लस sin थीटा j cap। इसको अपने क्या बोलेंगे, एनी यूनिट वेक्टर u cap अलोंग r वेक्टर। इतना लास्ट डे कराया हुआ था, ठीक है, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शनी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज तुम लोगों को देखना होगा और एक चीज समझना होगा यहाँ पे कि किसके साथ एंगल दिया हुआ है, किस वेक्टर के साथ एंगल दिया हो उसका हम लोगों को क्या लेना है, cos थीटा, और वो डायरेक्शन देख लेना है। तो इसमें स्टेप्स क्या है, व्हाट इज द पीएसटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप 1, यू नीड टू फाइंड आउट द डायगोनल, और दैट गिवन वेक्टर हैज टू बी टेकन एज अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। स्टेप नंबर 1, जो गिवन वेक्टर होगा उसको यू कैन ट्रीट लाइक अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। स्टेप नंबर 2, that vector is making, or this vector angle is given with which direction, किसके साथ एंगल दिया हुआ है, जिसके साथ भी एंगल दिया होगा उसका हम लोग क्या करना है, अपने को cos थीटा कंपोनेंट लेना है, और जिसके साथ एंगल 90 माइनस थीटा दिया हुआ उसके साथ साइन कंपोनेंट लेना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मान ले, अरे कौन कॉल कर रहा है यार, एक मिनट यार, বল বাবু। স্যার আমি একটা আপনাকে কোশ্চেন না মানে একটা জিনিস পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে। কি পাঠিয়েছিস বাবু? ওখানে ম্যাগনেটিক টর্ক বিটুইন টু ওয়্যার একটা ইয়ে আছে, ফিজিক্স গ্যালাক্সি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা আমি তোকে, এটা তো সহজ জিনিস রে, এটা তো ক্লাসে করানো জিনিস এটা। হ্যাঁ স্যার, এখানে একটা জিনিস আমি ভুলে গেছি, ও দুটো ওয়্যার আছে, স্ট্রেট আছে, মানে একটু পারপেন্ডিকুলার ওয়্যার আছে একে অপরের,
তারপর আপনার একটা ওয়্যার যে লাইনটা দেখেছে ওটা বলেছে ওই কম মানে সামনের ওয়্যারটাকে অনেক কম ফোর্স দিচ্ছে, তার ঠিক আর দূরের ওয়্যারটাকে বেশি ফোর্স দিচ্ছে। এই জায়গাটাই বুঝতে পারছি না, কারণ তো বি তো কমতে থাকবে না বেশি দূরে গেলে। ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল দেওয়া আছে না ডিসটেন্সটা। হ্যাঁ ইনভার্সলি না না, প্রপোর্শনাল b is equal to mu naught I by 2 pi x, that's true infinite for infinite wire। ঠিক আছে, তো টর্ক চাইছে তো, তো গিভেন গিভেন লেন্থ নিশ্চয়ই দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, শোনো এখন ক্লাসে আছি, তো এক কাজ করবে, এটা এই কোশ্চেনটা আমাকে একটু পাঠিয়ে দে, আমি তোকে সলভ করে দিয়ে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, এটাই আছে স্যার। ও এটা কি, এটা তো কোশ্চেন নয়। না এটা জাস্ট বুঝে মানে বোঝাচ্ছিল। কিসে বোঝাচ্ছিল? আরে এর তো কোনো কোশ্চেন, কোনো একটা এই তো হবে তোর স্টেটমেন্ট হবে। কি বলেছে, ম্যাগনেটিক টর্ক বিটুইন টু গিভেন ওয়্যারস, তো টু ওয়্যারস আর হোয়াট, মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার অর প্যারালাল টু ইচ আদার। ঠিক আছে, এটা আমি তোকে একটু পরে, মানে আমি ক্লাসটা হয়ে যাক, ইনফ্যাক্ট আমি কালকে আসছি, তুই কালকে একবার আমার কাছে মালদায় একবার দেখা করে নিস, তোকে বুঝিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, সামনাসামনি দেখে নিবি। মোটামুটি আয় না তুই 5টা 5:30টার দিকে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে, চল। अच्छा बच्चा चलो सुनो, चलो कोई बात नहीं। देख इधर में, मान लो एक तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ, मान लो ऐसा टाइप का वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ से 10 यूनिट, नाम देते हैं इसको अपने ए वेक्टर। इट इज मेकिंग एंड द एंगल मेड बाय दिस ए वेक्टर with negative y-axis as 37 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल दिया हुआ है। अब तुम लोगों को बताना है कि इस ए वेक्टर को हम लोग जो दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, वो दो कंपोनेंट क्या क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेप बताते हैं। ए वेक्टर को वी विल ट्रीट लाइक अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल का एक डायगोनल अगर ये होगा, तो बाकी दो साइड क्या होगा, ये कॉमन सेंस से समझना चाहिए कि एक इधर होगा और दूसरा किधर होगा, इधर होगा, है ना। ये पहले ड्रॉ कर लो। ओके, हो गया ये डायगोनल। अच्छा ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे टाइप का हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में अपने को क्या करना है, क्या करना है, किसके साथ एंगल बना रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ में। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू, वी कैन राइट एज 10 उसका मैग्नीट्यूड है, cos 37 डिग्री, एंगल किसके साथ बना रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ, मतलब माइनस जे कैप, प्लस 10 90 माइनस थीटा, एंगल किसके साथ बना रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में, क्योंकि ये एरो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 sin 37 डिग्री माइनस आई कैप। मतलब ए वेक्टर इक्वल टू हो गया तुम्हारा फाइनली, cos 37 का मतलब होता है 4/5, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 8 जे कैप। sin 37 मतलब होता है 3/5, तो ये क्या हो गया फिर, माइनस 6 आई कैप। तो फाइनल आंसर इज ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। बच्चा लोग सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ समझ में आ गया। समझ में आ गया। चल देखें, अब थोड़ा कॉमन सेंस का अप्लाई करके हमको बताओ इसका आंसर क्या होगा। फाइव यूनिट, इसका नाम देते हैं बी वेक्टर। जल्दी से बोल, बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, बता रहे।
सर -5 cos 53 i cap plus 5 sin 53 j cap. -5 cos 53 i cap plus 5 sin 53 j cap. Absolutely. माइनस या प्लस? सर x एक्सिस में माइनस और y एक्सिस में प्लस. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही बोली। अरे यह सूत्र नहीं हुआ अभी तक? पूरा बनाए तब तो। अच्छा पूरा बना के तो बताओ कितना आ रहा तुम्हारा? दर्शनी cos 53 sin 53 का वैल्यू तो तुमको पता है ना बेटा? अरे पता है कि नहीं? हाँ सर, cos 53 3/5 होता है ना. हाँ जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। -3 i cap प्लस नहीं 3 सॉरी प्लस 4 j cap हो गया। बिल्कुल सही, -3 i cap प्लस 4 j cap। दर्शनी समझ में आया बेटा? तू वही की है एक्चुअली में, तू बस हाँ सर, वैल्यूज पुट cos करना है. हाँ वैल्यूज को पुट करना था, तो इसको वो माइनस लगा दी है, सही है। आई कैप और प्लस 5 साइन 53 डिग्री जे कैप, वैल्यूज को जैसे पुट करोगे जो कि यशु बनाया, बिल्कुल सही बनाया। cos 53 मतलब 3/5 दैट इज इक्वल टू -3 आई कैप, और ये बन जाएगा sin 53 यानी 4/5, सो इट विल बी 4 जे कैप। गुड, चलो अच्छा है, समझ गया ना बच्चा लोग? अच्छा देखें एक बार कॉमन सेंस से आंसर दे। यशु तू आंसर दे। ये वेक्टर है सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट। क्या लिखेगा सी वेक्टर को? कैसे रिप्रेजेंट करेगा सी वेक्टर को? सी वेक्टर हो जाएगा प्लस माइनस ना। प्लस माइनस मतलब एक साथ दोनों कैसे हो सकता है? माइनस में भी है तो फिर दर्शनी तू बोल, सी वेक्टर को क्या लिखेंगे? -6 j cap. एब्सोल्युटली परफेक्ट बेटा। तोड़ने का जरूरत तब पड़ेगा ना जब वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन की ओर नहीं होगा। रिजॉल्व कब करते हैं? एक और बार जब रिपीट वो कर दीजिए ना, आवाज कट गया था। क्या क्या क्या? आवाज कट गया था बीच में, लैपटॉप है ना तो थोड़ा हैंग हो गया था, तो एक और बार रिपीट कर दीजिए। सी वेक्टर, जो सी वेक्टर का वैल्यू तुमसे मांगा था कि सी वेक्टर कितना होगा, तो सी वेक्टर का क्या वैल्यू होगा? इट विल बी -6 जे कैप। इसका रीजन क्या है? इट इज ऑलरेडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। सो जो ऑलरेडी नेगेटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव ऑलरेडी अलोंग वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस हो, उसको रिजॉल्व नहीं करते अपने अपने सिर्फ उसी को रिजॉल्व करते हैं जिस जो एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन की ओर ना हो। ए वेक्टर बी वेक्टर का एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं था बोल के उसको रिजॉल्व करके हम लोगों ने उसके स्टैंडर्ड डायरेक्शन के कंपोनेंट में उसको एक्सप्रेस किया। सी वेक्टर ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको फिर हमको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आया रे बच्चा? हाँ समझ में आ गया। गुड। सिमिलरली अगर मान लो इधर में हमारा कोई डी वेक्टर दिया हो ऐसे टाइप का, पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर इसका मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 5 यूनिट, तो क्या होना चाहिए इसका? डी वेक्टर इक्वल टू क्या -5 लिखेंगे? i cap. बिल्कुल सही, -5 आई कैप। अब ये बात तुम लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अपने क्या करेंगे, जरूरत पड़े तो रिजॉल्व करेंगे, और नहीं जरूरत पड़े तो उसको स्टैंडर्ड डायरेक्शन की ओर एक्सप्रेस करके दिखा देंगे। ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का होगा कि बहुत सारा वेक्टर दिया हुआ से ऐसे, ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हारा दिया हुआ एक ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 5√2, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसके बाद दूसरा वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा बी वेक्टर, जो कि ए वेक्टर से 90 डिग्री एंगल किया हुआ है, ठीक है? ए वेक्टर से 90 डिग्री एंगल किया हुआ बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ तुम्हारा से 10√2।
एक सी वेक्टर दिया हुआ है जो कि तुम्हारा ऐसे है, सी वेक्टर, जो कि इसके साथ एंगल बना रहा तुम्हारा 37 डिग्री और उसका मैग्नीट्यूड है तुम्हारा अच्छा, इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हाँ ज्वाइन मत करना, ऐसे 37 डिग्री और ये सी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है से 10 यूनिट। एक डी वेक्टर है जो कि तुम्हारा इसके साथ में चलो ये भी 37 ही लेते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है से 6 यूनिट। अब तुमसे पूछा है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऑल्सो फाइंड a vector plus b vector plus c vector plus d vectors magnitude and find इतना इक्वल टू r वेक्टर से, इसका नाम देते हैं अपने r वेक्टर, एंड एंगल मेड बाय r वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बाय द वे ये एंगल वाला पोर्शन अभी तुम लोगों को नया बता रहे, वो आराम से यहाँ पे बता सकते थे, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एंगल दिया हुआ है ना, यहाँ पर बी वेक्टर को जो हम लोग तोड़ रहे हैं एंगल हम लोगों के पास सप्लाइड है। अगर मान ले यहाँ पर एंगल सप्लाइड है, ध्यान से देखना, हाँ कोई भी चीज को देख लो, मान ले मेरा ये ए वेक्टर था, किधर गया ये ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे फाइनल है। अगर ऐसा हमको दिख रहा है तो हमको वी वांट टू गेट एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैसे निकालेंगे एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसका तरीका ये है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी ये वाला एंगल कर रहा है, ये अपने आप तुमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बच्चों? मिलेगा तुम्हारा इसके मैग्नीट्यूड से। देखो हम लोग का पता होना चाहिए कि आर वेक्टर इक्वल टू, अगर मान लो एक्स कंपोनेंट है प्लस ये वाई कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट ही आ रहा है ना, तो मेरा tan थीटा होगा आर वाई बाई आर एक्स। tan थीटा क्या होगा बच्चों? आर वाई बाई आर एक्स। तो ये आर वाई बाई आर एक्स, अच्छा बी वाला था ना, इधर ये वाला कर रहे थे, चलो चलो ठीक है, ये कितना हो गया? आर वाई बाई आर एक्स। ध्यान से सुनना, तो आर वाई बाई आर एक्स अगर हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला एक वैल्यू tan थीटा दे देगा, तो वहां से अपने को थीटा मिल जाएगा। मजे की बात ये है कि आर वाई और आर एक्स का साइन ही हम लोगों को बता देता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर मान लो जैसे ये वाला हम लोगों ने लिखा था, इसके लिए ए वेक्टर में दोनों ही नेगेटिव है ना, देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो अगर हम लोग इसको इस हिसाब से पुट करते तो क्या आ जाता बच्चों? -8 और -6, तो ये बन गया कितना, कितना बन गया रे? नेगेटिव कितना हो गया? 4/3। तो tan थीटा 4/3 मतलब कितना? थीटा इक्वल टू कितना? जल्दी बोल, थीटा इक्वल टू कौन से एंगल में 4/3 आता है? थीटा इक्वल टू कितने में? 53 डिग्री में। किसमें आता है? 53। 3/4। एक 53 में आता है और दूसरा किस में आता है? और एक में आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो को ट्रिगोनोमेट्री सिखाया था ना, tan दो जगह पॉजिटिव होता है, एक 53 में और दूसरा 180 + 53 में, है ना। तो 180 + 53 मतलब कितना हो गया? 233। तो 233 डिग्री। ध्यान से देखो, ये वाला ए वेक्टर जो है, अगर इसको एक्सटेंड करो, ये यहीं से देख लो, यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर ये 37 है तो ये एंगल कितना? 53।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है देखो अच्छे से, ये वाला हो गया 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? हाँ सर। दर्शक समझ में आ गया? सो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू विल टेल कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही होने वाला है। जब तुम्हारा आर वेक्टर मिल जाएगा तो उसका क्या करोगे, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट करोगे, उसी के आधार पे tan थीटा मिल जाएगा और थीटा का एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, चलो इसको बनाओ जल्दी। तीन मिनट से ज्यादा टाइम मत लेना। है एंगल क्या पहले ये तो तो निकाल एक चीज बेटा। दिया है ना ऊपर में, क्या बोला, फिर से बता क्या बोल रहा है? 5√2 हाँ ये 5√2 है, थोड़ा ध्यान हाँ से तो देख। क्या है 5 एंगल? कौन सा, ये 5√2 एंगल होगा। एंगल को डिग्री में दिखाया तो वहां 5√2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा ना ए वेक्टर का। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5√2 यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10√2 यूनिट यूनिट, डी वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, और सी वेक्टर का तुम्हारा मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। थोड़ा स्मार्टनेस दिखा, ये वाला आराम से बनेगा। चलो जल्दी करो। बन गया बताओ। तार। बोल रहे थे कि 10 प्लस 6 I8J क्या प्लस 18/5 I5J क्या। कर सो रहा तो ग्रुप में, तो जो तू बनाया है कॉपी में उसको ग्रुप में भेज सकता है, उसको फोटो क्लिक करके मोबाइल से सकते। भेजो। दर्शनी तेरा बना? एक मिनट सर। जल्दी कर बेटा जल्दी कर।
हर एक वेक्टर को अगर हम लोग दो आई कैप और जे कैप में अगर रिजॉल्व करके फिर ऐड करते हैं बोलो, तो वो सुन रहा हूँ। हम लोग को क्या देगा, मतलब रिजल्टेंट देगा पॉलीगन रूल। क्या सीखा था पॉलीगन रूल में? सारे वेक्टर को एक साथ में ऐड करेंगे तो उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है वो नेट रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स। समझ में आया? हाँ सर, तो मतलब अगर हम लोग वैसे अगर ऐड करेंगे उसको रिजॉल्व करके या उसका नहीं, मतलब अगर हम लोग आई कैप और जे कैप को, अगर हम लोग एक वेक्टर को आई कैप और जे कैप में प्रेजेंट करके फिर ऐड करते हैं या फिर उसको रिजॉल्व करके ऐड करते हैं तो वो हम लोग को वेक्टर सम देगा। हाँ, आगे बढ़, सर आगे बढ़। क्या? हाँ, बोलो। मैग्नीट्यूड क्या देगा फिर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? चलो अभी बता देते हैं मैग्नीट्यूड भी। पहले यहाँ पे ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। इसमें तुम्हारा 15 प्लस 2 17 आई कैप होना चाहिए। और जे आएगा तुम्हारा कितना इधर में? जे आएगा ये -16 प्लस 5 यानी हो गया -11। ये आया रे यसु आंसर में? दर्शनी ये आंसर आया, हाँ कि ना? सर हम मतलब एक वेक्टर को दो में ब्रेक करके कर रहे थे तो ज़्यादा टाइम लग रहा था, ऐसे भी कर सकते थे, ज़्यादा इजी प्रोसेस था। ए वेक्टर को तोड़ दिया, सिंपल कंपोनेंट में तोड़ा तो क्या हुआ? इसको 45 डिग्री एंगल किया तो ये क्या हो गया? 5√2 cos 45 डिग्री प्लस 5√2 sin 45 डिग्री, है ना? तो 5 भी हो गया। बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में? तो ये एक्स एक्सिस के साथ में ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। ये 90 दिया मैंने तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। तो ये 45 अगर होगा तो वो कितना एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है? एक आई कैप होगा और माइनस जे कैप होगा। तो 10√2 cos 45 डिग्री आई कैप मतलब हो गया कितना? 10√2 बाई √2 मतलब 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। जो इधर होगा इधर भी वही होगा। सी वेक्टर देखो अच्छे से, सी वेक्टर दिया हुआ एंगल कितना? 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस और नीचे की ओर है। मतलब एक कंपोनेंट आई कैप प्लस होगा और दूसरा कंपोनेंट माइनस जी होगा। बस वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। और डी तो ऐसे ही दिया हुआ है। बस आराम से सारा आई को एक साथ ऐड किया, कितना होगा बोलो? 15 प्लस 2 17 आई कैप और जे वाले में क्या है तुम्हारा? -11 जे कैप। ये हो गया आर वेक्टर। बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इट्स अ सिंपल थिंग ना। मैग्नीट्यूड मींस लेंथ। if you have x component and if you have y component, the length is nothing but a diagonal, isn't? सर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √17 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर मीन्स 17 स्क्वायर कितना होता है बच्चा लोग? बोलो। 289 ना? 289 प्लस 121 दैट इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा, अच्छा डेटा था ये, 300 400 कितना हो गया? 410 ना? ये ना 410 √410 यूनिट। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन मांग रहा है तो भाई डायरेक्शन में अपने को क्या करना है? tan थीटा में ही लगा देना है बस। सो tan थीटा देखो अल्टीमेटली क्या आया? दोनों ही, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, यानी नीचे की ओर एंगल कर रहा होगा, है ना? ये तो देख के ही पता चल रहा है। यानी जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। 17 यूनिट यानी कुछ इस तरह से। ये 17 यूनिट है और ये 11 यूनिट है नीचे की ओर, और 17 यूनिट इधर है। तो ये एंगल बना रहा है वो नेगेटिव की ओर। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्चुअली हम लोग को थीटा माइनस में दिखाना चाहिए। तो होगा कितना? जल्दी से बोलो। सो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस कितना रे? y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। हो गया खत्म। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ सर। यसु समझ में आया बेटा? यसु समझ में आया? हाँ आ गया। कोई डाउट है तो पूछ, फिर बताएंगे।
कोई इशू नहीं है? नहीं, वो थोड़ा हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए थोड़ा सा आवाज आ रहा है। तुमको ये समझ में आया प्रोसेस? पहले ये बताओ, ये प्रोसेस समझ में आया? तो हाँ, आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा, इस तरह से हमारा जब एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक वेक्टर को अपने तीन कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो वो जानने से पहले तुम लोगों को पहले पोजीशन वेक्टर बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको सर फिर हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसलिए बना क्योंकि cos 90 0 आया, राइट? कहाँ cos 90 तुमको दिख रहा है? नहीं मतलब r का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है हाँ ना हाँ x स्क्वायर हाँ, प्लस b। अच्छा अच्छा, इस पॉइंट से बोल रहे हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पर तुम दो वेक्टर ले रही है, एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस जिसका मैग्नीट्यूड है 17 यूनिट, और दूसरा वेक्टर ले रही है अलोंग वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसका मैग्नीट्यूड है 11 यूनिट। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। दैट्स व्हाई यू कैन से सो कि यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस मैग्नीट्यूड we can write it as a square plus b square plus 2ab cos theta. Here theta is the angle between x component and y component, which is evidently has to be 90 degree. ठीक है, इसी वजह से तुम्हारा वो होना ही है। तो तू इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचेगी जबकि एक सिंपल सा तरीका था ये वाला, है ना? हाँ इस तरह सर, सोचना हाँ। बेटा, दैट्स अ मोर इजियर थिंग। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपने करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये देख लो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। हाँ, ये पोजीशन वेक्टर हम लोग एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो लोग कोऑर्डिनेट सिखा है ना, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट तो तुम लोग का था ही शायद, हाँ सर, सिखाया 9 भी में क्या? था। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे हम लोग इन 2D करेंगे। तो सबसे पहले एक ए, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट तेरे हाथ में सप्लाई हो जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले तो ये जानो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता क्या है। A vector representing position of a given point with respect to origin is called position vector. ठीक है, अगर मान लीजिए ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का जो वेक्टर है, ए पॉइंट का जो पोजीशन है, जिस वेक्टर से डिनोट करेंगे वही है पोजीशन वेक्टर। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? ओए वेक्टर। अब ओए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ए पॉइंट का तुमको कोऑर्डिनेट दे देगा, से एक्स कॉमा वाई, इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा। इसका मतलब ये है कि वो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा है एक्स, और ऑर्डिनेट है तुम्हारा वाई, एक्स और ये वाई। देखो ये एक वेक्टर ट्रायंगल लॉ का वेक्टर ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ओ से लेके मान लो ए तक गए एक्स यूनिट, और ए से लेके, अच्छा इसका भी नाम ए है ना, तो इसको एक काम करते हैं कि कुछ एक नाम दे देते हैं, से एम। ओ से लेके एम तक गए एक्स यूनिट, और एम से लेके ए तक गए वाई यूनिट। तो ये बन गया तुम्हारा ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो अपने क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना? मतलब क्या, सिंपली ये जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो इस हिसाब से यसु बताएगा कि मान ले तुम्हारा एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर बी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -3, -2। ठीक है, तो बताओ ओ बी वेक्टर या बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर बी वेक्टर क्या लिखेंगे रे यशु? बोल रहे, जल्दी बोल। दर्शनी तू बोल। एक मिनट। कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ ना,
कुछ करना ही नहीं है इसमें। सर -3 i कैप और -2 j कैप हो गया -3 i कैप, यानी इसका x कोऑर्डिनेट इनटू i कैप और प्लस इसका y कोऑर्डिनेट इनटू j कैप, मतलब -3 i कैप -2 j कैप। समझा रे यशु? यशु समझा? हाँ समझ। वेरी गुड। चलो ये था पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में। अब चलो डिस्प्लेस, दो पोजीशन वेक्टर अगर दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। यहां पर देखते हैं आगे बढ़ के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में ही करेंगे। हाँ, तुम लोग जो कोऑर्डिनेट में सीखा था ना, वो चीज यहां पे भी दिखेगा तुम लोगों को अभी थोड़ी देर में। अच्छे से देखो, मान लो एक पॉइंट दिया हुआ तुम्हारा ए, जिसका पोजीशन वेक्टर इज बीइंग डिनोटेड बाय OA वेक्टर। Another point is taken or given as B, whose position vector is denoted by OB vector. Say this one is RA vector or R1 vector rather, और ये है R2 vector. A point's coordinate is given as x1, y1 and B point's coordinate is given as x2, y2. ध्यान से देखना, you want to get a displacement vector, means A to B displacement you want to get. ठीक है, तो ध्यान से देख, यहाँ पे AB is what? AB vector is called displacement vector from A to B. Displacement. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलो यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कौन दो वेक्टर तुम्हारा सेम ऑर्डर में है? OA वेक्टर, AB वेक्टर सेम ऑर्डर में है, टेल हेड है ना। OB वेक्टर जो है वो तुम्हारा क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है। तो अपने लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, लिख सकते हैं ना। मतलब AB वेक्टर कैन बी रिटन एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर। देखो R2 किसका पोजीशन है? B का, तो दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को पीवी यूज करते हैं, पीवी से, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विच इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग AB वेक्टर को एक नया नाम देते हैं, नाम देते हैं डेल्टा आर। चेंज इन आर है ना, इसीलिए इसको डेल्टा आर नाम दे दिया हम लोगों ने। चेंज इन आर वेक्टर मतलब डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखो, तो R2 वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस इसके लिए R1 वेक्टर के लिए लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है, मतलब डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू मिलेगा अपने को x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अच्छी बात यह है कि ये हो गया चेंज इन कोऑर्डिनेट, चेंज इन x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस चेंज इन y कोऑर्डिनेट j कैप, है ना। तो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू डेल्टा x i कैप हो गया प्लस डेल्टा y j कैप हो गया। वेरी सिंपल टू रिमेंबर और वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि डेल्टा आर वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? सिंपल, फाइनल पोजीशन का x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजीशन का x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस फाइनल पोजीशन का y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजीशन का y कोऑर्डिनेट j कैप। सिंपल हो गया। दर्शनी अब तू बता कॉमन सेंस से डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट ओवर। बिल्कुल सही। हाँ मतलब डेल्टा x का स्क्वायर।
डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, ये कहाँ सीखा था तुम लोगों ने? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन डिस्टेंस टू फॉर्मूला में। पॉइंट, वही है ना, डिस्टेंस ही तो है ए और बी के बीच का। समझा रहे यशु? हमको समझ में नहीं आया बेटा कि तुमको समझा, तुम समझा कि नहीं? माइक खोल के अच्छे से बोलो। समझ में आ गया मेरे को, आप समझ सकते। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। दर्शनी तेरे को समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपने को ऐसे करके मिलता है। चलो जल्दी से बनाओ, देखें सम दे सकते हैं तो। चलो देखें सम देते हैं। बोल रहा है पार्टिकल, चलो सम देते हैं। एग्जांपल 1, a particle displaces from -2 comma -2 comma -1 to 2 comma 2 comma तुम्हारा 2। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है 2 comma 2। फाइंड नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट कोई मांगे तो वेक्टर के फॉर्म में दिखाना, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मांग रहा है। चलो दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तीसरा, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चौथा, यूनिट वेक्टर along डिस्प्लेसमेंट। मेरा दूसरा वाला बन गया। क्या दूसरा वाला बन गया है ना? चलो कोई नहीं, दूसरा वाला बन गया तो पहला वाला भी बनना चाहिए था। सर 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद बोलिए। हाँ ठीक है, 2 मिनट के बाद ही बताते। पहला भी हो गया। जल्दी कर, आज डॉट प्रोडक्ट तक जाएंगे।
दर्शनी 2 मिनट हो गया रे, अब बता। सर लास्ट वाला लटके हैं। कोई बात नहीं, लास्ट वाला नहीं बना तो दिखा देंगे। पहले बताओ, पहले वाले का आंसर बता। हम सर बताए? 4 अच्छा चल, पहले दर्शनी को बताने दे, तो दूसरा वाला बताना, बोल। सर 4i कैप माइनस 3j कैप। 4i कैप माइनस 3j कैप। तुम्हारा यशु क्या आया? सेम। गलत आया। हाँ गलत हमको जवाब। पता था, 16i कैप प्लस 9j कैप है ना। शाबाश, अब 16 तक पहुंच गया बेटा। इसका पहला आंसर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, डेल्टा आर वेक्टर। चलो सॉल्यूशन इधर करते हैं। डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन क्या है, 2 है ना, तो 2 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या बोला था कि फाइनल x2 माइनस x1, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 आई कैप प्लस y का फाइनल क्या है 2, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 j कैप। होल क्या स्क्वायर आया? नहीं होगा? 4i कैप प्लस 3j कैप, दैट इज डेल्टा आर वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तुम लोग माइनस बोल रहे थे, समझा रे? मेरा प्लस ही है लेकिन हम होल स्क्वायर जोड़ दिए। मतलब सर डेल्टा आर वेक्टर तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होता है ना। हाँ, तो फ्रॉम 2 ना, देखो 2 कौन सा है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 सर ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा आई कैप 4i कैप प्लस 3j कैप। यशु समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। ठीक। दूसरा का, ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर क्या होगा? 5। 5। तो डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? बिल्कुल सही, सही जवाब 5 यूनिट। कैसे आया? मैंने 2 प्लस 2 माइनस और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अरे ये तो बना, अच्छा बताओ कैसा कैसा उल्लू जो- ये तो बैल बुद्धि वाला बात बोलते हैं बेटा। 4 मिल गया ना और 3 मिल गया ना, तो फिर आप वापस इसको क्यों यूज कर रहा है? इसी को करो। हम तो पहले 2 बनाए थे, समझे, 4 उसके स्क्वायर बाद 1 प्लस बनाए। 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 यूनिट हो गया, 5। यही ना 16, तो 5 यूनिट हो गया। तो सेकंड का आंसर मिल गया। थर्ड का आंसर क्या है रे? 37 डिग्री। कैसे पता चला 37 डिग्री? tan थीटा। सर tan थीटा 3/4 होगा। बिल्कुल सही, आर वाई बाई आर एक्स का मतलब y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, यानी 3/4। थीटा दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे? थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब। चलो चौथे का आंसर बताओ। ये नहीं बना। तो बेटा चौथा में तुम लोग एक बात भूल गए, जो यूनिट वेक्टर मांगा ना अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग क्या सीखा था? यू कैप इक्वल टू यू वेक्टर डिवाइडेड बाय यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, याद है? याद है? हाँ सर। हाँ यार। तो यू वेक्टर क्या था? 4i कैप प्लस 3j कैप। मैग्नीट्यूड क्या था? अभी निकाला ना 5, स्प्लिट कर दो तो बन गया 4/5 आई कैप प्लस 3/5 j कैप। समझ में आया? मतलब डेल्टा आर कैप, इसको यू नहीं लिख के डेल्टा आर लिखते हैं। चलो ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, बस तुम लोगों को जो समझाया उसी पे बेस करके। आर कैप इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया डेल्टा आर कैप। ठीक है रे यशु, समझा? हाँ समझ लो। दर्शनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। चलो बेटा देखो, अब इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। यू जस्ट गॉट 37 डिग्री, तो एक्चुअली में ये वाला दोनों डेटा देखकर तुमको समझ में आ रहा है क्या है एक्चुअली में? ये क्या है? ये cos 37 डिग्री है ना, और ये क्या है? sin 37 डिग्री। दिख रहा है ना? हाँ सर। यहीं से हम लोग, मतलब इसको अगर कोई ड्रॉ करने के लिए तुमको बोले तो नाउ यू आर एबल टू ड्रॉ।
कि अगर आर वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाओ तो तुम लोग ऐसे ड्रॉ करोगे कि ये वेक्टर एक्चुअली ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, जो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा होगा 37 डिग्री, तभी तो एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कितना आया 4 आया, और वाई कंपोनेंट का वैल्यू कितना आया 3 आया, यही आया होगा ना। तो ये वाला जो बन रहा है मेरा, वो जो यूनिट वेक्टर इसका क्या आया cos 37 डिग्री, जो मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था, प्लस sin 37 डिग्री जे क्या। समझ में आ रहे? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहीं से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट की ओर जाते हैं। व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट? इसको ध्यान से सुनना, ये तुम लोगों को नहीं बताया गया है, इसलिए इसको तुम लोग ध्यान से सुनना। देयर इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट। पता है हम लोग का कोऑर्डिनेट, टू गेट अ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी हैव 4 सिस्टम। ठीक है, वो 4 सिस्टम क्या क्या है, कौन बताएगा? To get a location of a point in a plane, we have 4 system or 4 method to find out. एक है कार्टेशियन फॉर्म, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट मेथड कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। दूसरा है वेक्टर मेथड, यूनिट वेक्टर, अभी देखा तुम लोगों ने, या कोई भी पोजीशन को हम लोग वेक्टर मेथड से यूज करते हैं, आई कैप जे कैप करके, दिखा ना। तीसरा मेथड क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और चौथा क्या है? चौथा, फोर्थ वन, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से पोजीशन निकलते हैं सारी पोजीशन वेक्टर। वेक्टर तो बोल तो दी, अब कितना और वेक्टर बोलेगी? complex number. Complex number is another method to find out location of a point. बोला था ना what is complex number? क्या था complex number? दर्शनी तुम्ही को बताए थे। सर नहीं याद है। A point which lie above or below to that of real axis. तो कहां पर? रियल एक्सिस के ऊपर या नीचे, कहीं पे भी। तो ये कहीं पे भी को दिखाने के लिए अपने क्या करते हैं, एक और हम लोग वेक्टर यूज करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस यूज करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग दिखाते हैं रियल और एक्सिस के और इमेजिनरी एक्सिस के कॉम्बिनेशन में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द प्लेन इज नोन एज आर्गेंड प्लेन। तो ये 4 मेथड है जिससे हम लोग लोकेशन डिटरमाइन करते हैं किसी भी पॉइंट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट है क्या चीज? सिस्टम। ये 2D में कर रहे हैं हम लोग, 3D में नहीं कर रहे हैं। 3D में अलग तरीका होता है। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है बच्चों? एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। वी कैन एक्सप्रेस कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और पोलर को कोऑर्डिनेट, पोलर को हम लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पोलर कहता क्या है? पोलर ये कहता है कि कोई भी पोजीशन, अगर कोई पॉइंट है, उसका लोकेशन कहां से चाहिए? ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पता करो। मान लो वो डिस्टेंस है मेरा r, और वो जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो उसको यहां मेंशन करो, थीटा। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा r कॉमा थीटा। ये x और ये y नहीं है। r का मतलब डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा का मतलब है एंगल मेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ गया तो ठीक। सर अब आर अगर जो लेंगे वो हमेशा ओरिजिन का रिस्पेक्ट से ही लेंगे। हाँ बेटा, एक्चुअली में हम लोग ये वेक्टर लोकेशन बात कर रहे हैं ना। जब भी किसी का लोकेशन बताना तो कहां से लोगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही तो लोगे। ओरिजिन से। हाँ सर। ठीक है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसके वहां पे 0 से लेके वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, वो डिस्टेंस है r, और थीटा क्या है? विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है। ठीक है, ये हो गया। और अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा फिर। ओके, अब देखो जरा सा, इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं बिना बताए कि ये पोलर है और ये कार्टेशियन है। कैसे? अगर ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका मान लेते हैं m नाम दिया,
तो OM हो गया x और AM क्या हो गया y। तो अपने क्या लिख सकते हैं, x/r इक्वल टू, बोलो, x/r इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा। और y/r इक्वल टू कितना, sin थीटा, है ना। तो x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, r cos थीटा, और y का वैल्यू कितना मिल गया, r sin थीटा। मतलब अगर r और थीटा दिया हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और y का वैल्यू कितना होगा, r sin थीटा। हो गया उसका कार्टेशियन कन्वर्जन। क्लियर है? हाँ सर। यशु समझा रहे? हाँ हाँ, तो समझ में बोला आ कि गया। सर, तो तुम बोलेगा, बोले क्यों सीखे अंकल इसको सीखने का जरूरत ही क्या था, ऑलरेडी तो किए हुए थे। समटाइम्स तुम्हारा वो जो पोजीशन है वो एंगल के टर्म्स में देगा और उसका डिस्टेंस के टर्म में देगा, जो कि हम लोगों ने बिना बताए यहाँ पर किया था। कौन से केस में किया था, इन सब जगहों पे देखो, ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये कौन सा फॉर्म था, पोलर फॉर्म था। दिख रहा है ना, एंगल और इसके टर्म्स में दिया हुआ है। पोलर। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चा लोग? और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट की, देखो तो बिना बताए, सब कुछ तुम लोग बिना बताए की। अगर कोई पूछे तुम्हारा ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है, तो तुम लोग आंसर निकाल दी, कितना, 5,5। बी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है, 10,-10। सी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है, 8,-6। और डी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है, कितना बच्चा लोग, -6 है ना, तो -6,0। समझा? हाँ सर। मतलब ये है कि जो वेक्टर हम लोग दिखा रहे हैं, आई कैप, जे कैप, और इसमें वो एक्चुअली में एक फॉर्म है तुम्हारा उसका, यानी दिस इज ए वेक्टर उस पोजीशन, व्हाट यू कैन ट्रीट इट लाइक अ पोजीशन वेक्टर। बी वेक्टर इज ट्रीटेड लाइक अ पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? उठा के ओरिजिन के साथ रख दो और कितना एंगल बना रहा वो बताएगा, कितना पोजीशन में आएगा वो बताएगा, एवरीथिंग। यीशु समझ में आया? हाँ आ गया मेरे को समझ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा। अब आते हैं हम लोग 3D फॉर्म में। ये ध्यान से सुनना, हाँ 3D में आते हैं। लिखेंगे पोजीशन वेक्टर इन 3D कार्टेशियन फॉर्म। ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, लेकिन सुनेगा तो आराम से समझ में आएगा। एक काम करते हैं, एक बक्सा बनाते हैं क्यूबॉइडिकल। इसको मान लो एक्स एक्सिस लिया। अच्छा, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब तुम लोगों को बताया था। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है रे बच्चा लोग? क्यों ये नाम पड़ा? वो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे हाथ घुमाते हैं, वो थंब ऊपर हो जाता है ना, वो वाला। दर्शनी तू बता। राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं। हाँ, राइट हैंड थंब रूल एक्चुअली यहीं से आता है। दर्शनी तू बता, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? माइक खोल रे। उफ। हाँ सर, सोच रहे 1 मिनट। राइट हैंडेड कार्टेशियन। कभी इच्छा नहीं किया जानने का कि इसका मतलब क्या होता है? इतना लंबा अंग्रेजी का क्या मतलब हो सकता है? नहीं सर, जानना है। राइट हैंडेड का मतलब तो समझ में आ ही गया, अपने दाई हाथ का। कार्टेशियन का मतलब होता है सेंस ऑफ रोटेशन। अपना जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है ना, वो देखो अच्छे से, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करता है। कहीं पे भी मूवमेंट देखो, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग होता है। 4 फिंगर्स या इवन थम्स जो भी होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। कार्टेशियन यानी सेंस ऑफ मूवमेंट। अगर अपने इसको क्या करेंगे, 4 फिंगर्स को एक्स एक्सिस की ओर रख लेंगे, उसका टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज की ओर करेंगे, तो जो नया एक्सिस मिलेगा
उसका नाम हम लोगों ने परपेंडिकुलरली उसका नाम हम लोगों ने दिया y एक्सिस। सिमिलरली y एक्सिस की ओर अगर हम लोग क्या करेंगे, 4 फिंगर्स को रख के वापस दूसरे डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न करेंगे तो एक नया तुम्हारा डायरेक्शन मिलेगा जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया पॉजिटिव z एक्सिस। z एक्सिस से वापस अगर अपन टर्न करेंगे 90 डिग्री में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो अपने को फिर से वापस x एक्सिस मिलेगा। ये समझ में आया? ये हाँ समझ सर। में आया? इसीलिए इसको राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम दिया गया। तो ये है एक्स एक्सिस आई कैप, यानी इधर में यूनिट वेक्टर कितना आई कैप, वाई एक्सिस की ओर जे कैप और पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर के कैप। ठीक है, चलो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ओरिजिन। अब हम लोग यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट लेंगे। क्या क्या लेंगे बेटा? O0 मतलब 0 0 0। यहाँ एक पॉइंट P है जो कि एकदम ऑपोजिट डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के P में एक कोऑर्डिनेट लिया जिसका नाम दिया हम लोगों ने x, y, z। इसका मतलब ये है कि हम लोग अलोंग x एक्सिस नाम दे दें इसको OA, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे दिया P। हम लोग P पॉइंट में पहुंचना चाहते हैं, यानी P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जानना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, O से लेके P वेक्टर तक का पोजीशन वेक्टर जानना चाहते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे P तक? सबसे पहले O से लेके A तक चलेंगे, फिर A से लेके B तक चलेंगे और B से लेके हम लोग P तक चलेंगे। पहुंच गए P तक। पॉलीगन रूल क्या कहता है कि अगर 3 वेक्टर को, यहाँ पर 4 वेक्टर इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पर 3 वेक्टर हम लोग सेम ऑर्डर में लेते हैं तो चौथा वेक्टर अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो वो उसका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि OP वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। देखो सेम सेंस में है, O से A से B और फिर B से P। तो रिवर्स क्या हो गया? रिवर्स ऑर्डर हो गया O से लेके P तक। ठीक है, अब अच्छे से देखो, OP वेक्टर को हम लोगों ने नाम दिया पोजीशन वेक्टर ना, तो इसका नाम दिया हम लोगों ने R वेक्टर। तो R वेक्टर कैन बी रिटन एज OA वेक्टर मतलब अलोंग x एक्सिस मूवमेंट कितना यूनिट? x यूनिट। कोऑर्डिनेट कितना? x है ना। AB वेक्टर मूवमेंट अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस कितना यूनिट? y यूनिट। BP वेक्टर मूवमेंट अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस कितना यूनिट? z यूनिट। तो अपने लिख सकते हैं OA वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, जस्ट लाइक बिफोर। जैसे वहां पर 3 कोऑर्डिनेट उसका ये दिखाता है तो इसका यूनिट वेक्टर ए, इसका तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या दिखलाएगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। समझ में आया सबको? हाँ सर। समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब कॉमन सेंस से बतला हमको कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √x² + y² + z²। Absolutely correct. It is nothing but the length of a principal diagonal of a what? Cuboid. यही है ना? क्यूबॉइड। तो इसका क्या होता है? √, वही पहले की तरह ही है, x² प्लस y² प्लस z²। तो ये बन गया। ये सब समझ में आया? हाँ आ गया। ठीक, पक्का तो या कोई डाउट है? नहीं कोई डाउट नहीं, 100%। ठीक, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी करेंगे पहले की तरह। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बच्चों? मान लो तुम्हारा, अब इस तरह से करते हैं, 3 वेक्टर है। हाँ, एक पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट है अब x1, y1, z1। एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ठीक है, वही वेक्टर की तरह ही है, ये है AB वेक्टर। तो अब जल्दी से बताओ, सब कुछ तुम ही लोग जानता है। ये R1 वेक्टर पहले की तरह एकदम सेम नेम वी हैव यूज्ड। ये हो गया डेल्टा R वेक्टर। चलो डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों लोग?
फाइनल पोजीशन, वही तो वेक्टर है ना, सेम ही तो पिक्चर है, बस ये 3D में था, वो पहले 2D में था। तो यहां पर क्या आ गया, जल्दी से बोल, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर को अपने क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर को x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और R1 वेक्टर को क्या लिखेंगे अपने, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सेम टू सेम है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चा लोग, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 j कैप। मतलब R vector can be written can be represented as change in x coordinate I cap plus change in y coordinate j cap plus change in z coordinate k cap। अरे k cap हो गई, k cap, ठीक है, समझ में आया। अब देखो वहां पर x कॉमा वाई कॉमा जेड था, तो तुम बोल दिया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर तुम लोगों से पूछे कॉमन सेंस से कि डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या बोलोगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, है ना। डेल्टा जेड। मतलब 3D पॉइंट में इसका मतलब ये हो गया कि 3D ज्योमेट्री में या 3D में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, हो गया खत्म। ठीक है, समझ गया ना। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर तुम लोग ये भी बता सकते थे कि अलोंग डेल्टा आर वेक्टर यूनिट वेक्टर कितना है, कितना होगा यूनिट वेक्टर, जल्दी से बोल, दर्शनी तू बोल, डेल्टा आर कैप कितना लिखेंगे बेटा, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। हाँ सर। मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा बाय एक्स। डेल्टा आर, इसको ऐसे लिखना, डेल्टा आर ही लिख लो, आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा आर जे कैप प्लस डेल्टा जेड बाय डेल्टा आर के कैप। समझ में आया, हाँ। बिल्कुल सही। चलो, अगर तुमको समझ में आ गया तो इससे एक बात और भी यहां पर बताना है, यहां पर देखो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये 3D ज्योमेट्री है ना, अपने ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, ये बी तो दे दिया है ना, तो इसको नाम देते हैं सी, ठीक है, सी, इसको नाम दिया अपने ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग इस पिक्चर को देख रहा है, तुम लोग ध्यान से देख के हमको बताओ, एपी जो है एक डायगोनल है ना, एपी, ध्यान से देखो, एपी डायगोनल है ना, इसको फेस डायगोनल हाँ। बोलते हैं। कौन सा डायगोनल बोलते हैं इसको, फेस डायगोनल, ठीक है, ये जो फेस डायगोनल, ओबी भी फेस डायगोनल है और ओसी भी फेस डायगोनल है। दर्शनी तू बता बेटा, एपी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, सर एपी और एक्स एक्सिस, ये क्यूबॉइड है,
जहां बैठी वो रूम ही है, तो खुला स्पेस तो नहीं है ना। नहीं। तो जब वो रूम है तो रूम में अज्यूम करो कि जहां पर बैठी है उसका उल्टा साइड वाले को तुम मान लो वो वाला प्लेन है, उसके डायगोनल के साथ में तुम्हारा उसका एंगल कितना होगा देखो तो जरा सा। कितना एंगल हो रहा है भाई, बताओ, इतना सोचने में टाइम लग रहा है। बेटा तुम जहां बैठी होगी, मान लो इस कोने में बैठी है कहीं, है ना, अपने रूम में, हाँ रूम में ही बैठी होगी ना, तुम इस हाँ कोने में हाँ सर। बैठी, और उल्टा वाला दीवार को देखना है, ये दीवार तुम्हारा ये ए बी है, ये वाला दीवार है, ठीक है। वहां पर कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो इस 45 लाइन डिग्री के होगा। 90 डिग्री होगा, हाँ है 90 90 डिग्री। डिग्री। हाँ ये तो हाँ सर कॉमन, होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तुम्हारा ये प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, कौन से प्लेन में, इस प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, कैसा भी लाइन हो, इधर उधर इधर ऐसे करके भी, वो एक्स एक्सिस तो इस पूरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, इस प्लेन के साथ कोई भी लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ही होगा, कॉमन सेंस। समझ में आया? ठीक है, तो ये बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस केस में कैन यू से x बाय आर इज व्हाट, x बाय आर, आर क्या है रे, आर मतलब ये ओपी का डिस्टेंस है। तो x बाय आर इज नथिंग बट एन एंगल मेड बाय, इज द cos अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा मेड बाय द एंगल बाय दिस ओपी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर देखो, फिर से बता रहे हैं। ओपी वेक्टर जस्ट तुम लोग अपने जिस रूम में बैठा हुआ है उस रूम का एक काम करना, एक कोने से, मतलब तुम्हारा बॉटम का किसी एक कोने से, ठीक है, किसी एक कोने से अपोजिट वॉल का टॉप का कोई एक कोना को ज्वाइन करो, जो कि फेस डायगोनल नहीं होना चाहिए, हवा में होना चाहिए, समझा? इस तरह से टाइप का होना चाहिए, इस तरह जिम करो। तो वो जो लाइन होगा, वो लाइन हर एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। मान लिया एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल बनाएगा, ग्रीन कलर से दिखाते हैं, वो है बीटा। ये दोनों एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि एक स्पेस में एक लाइन तीन अलग अलग लाइन के साथ में तुम्हारा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल अगर बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ में उसका एंगल अगर गामा है। तो जैसे पहले में कराया था x बाई आर इक्वल टू कॉस अल्फा, सिमिलरली y बाई आर इक्वल टू कितना होगा, एक ही तरीके से y बाई आर इक्वल टू कॉस बीटा होगा, और z बाई आर इक्वल टू कॉस गामा होगा, इन सेम वे। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? हाँ आ गया मेरे को। दर्शनी तुमको हाँ समझ में सर। आया हाँ बेटा? सर। आ गया ना? गुड। क्यों बताया? इसलिए बताया कि अब तुम जरा सा देखो आर वेक्टर का, अच्छे से देख। आर कैप अगर तुमको कोई निकालने के लिए बोलता तो क्या करते? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी एक्स बाय आर आई कैप प्लस वाई बाय आर जे कैप प्लस जेड बाय आर के कैप। बेटा एक मिनट रुकना, तो एक मिनट रुक जाना, हाँ, अरे एक मिनट। ठीक। चलो ठीक है,
इसका मतलब क्या, देखो x बाय आर, ठीक है, ये समझ में आया यहां तक सबको? बच्चा लोग समझ में आया यहां तक? हाँ हाँ सर। x बाय आर क्या है रे? कॉस अल्फा। इसको स्टार कॉस करते हैं, अल्फा। हाँ, स्टार करके यहां लिखते हैं। मतलब क्या, आर कैप कैन बी रिटन एज कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को कहते हैं आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। यानी कोई भी यूनिट वेक्टर किसी पर्टिकुलर वेक्टर के साथ में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में जब कोई एंगल बनाए तो उसके कॉस को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। देखो ये आर वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा था, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। कॉस बीटा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस। एंड डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस इज कॉस गामा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। मतलब कोई भी यूनिट, अब यहां से और एक बात समझेंगे कि एनी यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? वेक्टर सम ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइन। सिर्फ ये 3D में ही वैलिड नहीं है, ये 2D में भी वैलिड था। कहां पे था? देखो अच्छे से, 2D में इसको कैसे लिखते? आर वेक्टर को कैसे लिख रहे थे? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप ना, लिख रहे थे ना? तो आर कैप को क्या लिख रहे थे? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। साइन थीटा एक्चुअली है क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बना रहा है ना वाई एक्सिस के साथ में, तो ये हो गया कॉस ऑफ थीटा आई कैप के साथ में थीटा एंगल बनाया, मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया बच्चा लोग? 90 माइनस थीटा। देखो उसके साथ ही डायरेक्शन कोसाइन आ रहा ना, याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ याद समझ में आया रहेगा। बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो कैसे करके हम लोग डील करते हैं? मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। 2D हो सबसे आसान है, दोनों कंप्लीमेंट्री होता है ना, तो एक कॉस थीटा आई कैप तो दूसरा क्या हो गया? कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप जे कैप। लेकिन 3D में क्या होता है? ये अल्फा बीटा गामा जो होता है वो कंप्लीमेंट्री नहीं है, ये तीनों अलग अलग स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाशियल एंगल, मतलब ये तीनों एंगल अलग अलग डायरेक्शन के साथ में है। लेकिन यहां पर भी वो बात वैलिड है कि डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब दिस इज नथिंग बट द एनी यूनिट वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज in terms of direction cosines. तो cos alpha I cap, where alpha is what? Angle made by that unit vector with respect to x-axis. Cos gamma j cap, मतलब angle made by the unit vector along with y-axis is beta, and angle made by the unit vector with z-axis is gamma. So इसका हो जाएगा cos gamma j cap, एक k cap। समझ में आया? बस इसको याद रखना है। सर याद एक बार वो रखना है ना? 3D वाला डायग्राम में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे बेटा। ये लो, उसमें वो गामा एंगल जेड वाला एक्सिस से एक्स एक्सिस तक ही है ना? नहीं, ऊपर भी है। नहीं देखो कहां से है, ग्रीन कलर का है ना बेटा। देखो फिर से मोटा ग्रीन कलर बनाते हैं तेरे लिए, चल तो मोटा वाला ग्रीन कलर बनाते हैं। हाँ, ये रहा मोटा वाला, देखो दिखा? हाँ। ओपी वेक्टर के साथ में है, ठीक है। चल ये मोटा वाला रेड कलर का इसमें दिखाते हैं, बीटा को दिखा? हाँ सर। और ये मोटा वाला ब्लू कलर इसके लिए दिखाते हैं, अल्फा। सभी देखो ओपी के साथ ले रहे हैं, देखो है ना?
बोले ठीक है, बोल आगे बोल, सर दिखाई सर तो नहीं। ओपी सर एक मिनट, हम लोग जब एंगल को जैसे बीटा को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ओपी का फिर वो कॉस बीटा आता है वाई एक्सिस के अलोंग। बिल्कुल सही। लेकिन सर गामा के साथ अगर मतलब गामा तो एंटी क्लॉकवाइज में, तो फिर वो तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना अगर ओपी कॉस गामा लेंगे तो। कैसे ये ओपी क्लॉकवाइज हो रहा है? ये क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दैट विल बी गिवन बाय द वेक्टर ओनली। ठीक है, देखो हर केस में, इस केस में तो सारा ही एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एक्स से तुम जा रहे हो पी की ओर, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। वाई से भी अगर तुम पी की ओर आ रही हो तो भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, देखो ध्यान से, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। और जेड से जा रहे हो तुम पी की ओर, जेड से पी की ओर, पी से जेड की ओर मत जा, जेड से पी की ओर जा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देख तो। हाँ हाँ सर ठीक हर है। जगह वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंगल लेते हैं एक्स एक्सिस से पी की ओर, वाई एक्सिस से पी की ओर, जेड एक्सिस से पी की ओर। समझ में आ रही? कोई डाउट है और तो पूछ ले बेटा। नहीं सर। है क्या? नहीं है। नहीं। अब देखें, कॉमन सेंस से बता तो बेटा, बोल तो। ये है कॉस अल्फा आई के, अब ये भी तो वही है ना, एक्स बाई आर के जगह डेल्टा एक्स बाई डेल्टा आर, यानी ये हो गया कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। समझ में आया रे? हाँ सर। तो ये है इस वेक्टर का यूनिट। अच्छा बताओ तो देखें, यसु बताएगा। यसु बता तो बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा? जीरो की वन। मतलब 0 की 1। गुल्ली डंडा खेल रहा है क्या? नहीं तो फिर या डॉट्स मार रहा है कि कहीं तो लगेगा ही? ना नहीं, तुक्का तो नहीं दर्शनी खेलते तू, हैं। दर्शनी तू बता। सर कॉस एक मिनट सर। पूरे सब लिखा हुआ है रे, सर यहाँ लिखा हुआ, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखो देखो पहले क्या लिखा हुआ, उसको लिखो तो। चलो लिखो, क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा आर का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखोगे ना? मतलब डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर बाई डेल्टा आर का होल स्क्वायर, यही है ना? ऊपर वाला क्या है एक्चुअली में? ऊपर वाला है तो वही डेल्टा आर का होल स्क्वायर ही। ये क्या है एक्चुअली? कहां से आया? यहां से आया ना, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये है क्या? ऊपर वाला डेल्टा आर का होल स्क्वायर है और नीचे भी डेल्टा आर का होल स्क्वायर है, कट के आ गया 1। मतलब क्या? डायरेक्शन कोसाइंस क्या? स्क्वायर का समेशन इज ऑलवेज 1। समझ में आया? हाँ सर। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, 2D में वैलिड है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 ही तो होता है। वहां पे तो वही था ना डायरेक्शन कोसाइन, तो वो हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच हैज टू बी इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है बच्चा लोग? हाँ सर, यहाँ पर ये जो आई कैप जे कैप और जेड सॉरी के कैप है वो कहाँ गया? इसका के कैप कहाँ गया? मतलब वो था ना सर वहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ भी आई कैप और फिर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा आर स्क्वायर के साथ भी जो आई कैप सब कहाँ गया? अरे आई कैप क्यों लेंगे रे? ये है कॉस, ये कॉस अल्फा ना बेटा, आई कैप क्यों लेगी? ये है कॉस अल्फा बेटा, ये वाला है कॉस अल्फा। आई हाँ कैप का हाँ तो हाँ सर ये सॉरी है कॉस बीटा बेटा। उफ, सॉरी सर समझ गई। नहीं ठीक सर है समझ समझ? गई। हाँ हाँ ठीक है चलो, ओके, अच्छी बात है, होता है कंफ्यूजन। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है या डाउट है? दर्शनी डाउट है? नहीं 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 सर नहीं नहीं। नहीं है, चलो तो फिर डाउट नहीं है तो सम बनाओ।
Example, if a unit vector is represented as r vector equal to a r cap equal to 2 by 3 I cap minus 1 by 4 j cap plus lambda k cap. Find the value of lambda. करा सॉल्व? जल्दी कर बच्चा लोग, जल्दी कर। डॉट प्रोडक्ट लगता है आज नहीं हो पाएगा रे। फाइव बाई 12 होगा। कितना? 5 by 12। 5 by 12। अच्छा दर्शनी तेरा कितना आया? सर बस 2 मिनट, 1 मिनट दीजिए प्लीज। अब इतना के लिए इससे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन तो तू 20 सेकंड में उतार देती है बेटा, इसके लिए 2 मिनट चाहिए तेरे को? क्या किया सर है बस यशु? सर 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, तू बना। यशु से स्टेप तो पूछने दे, स्टेप बता यशु। यशु स्टेप्स बता। मेरे को नहीं आता। तो हवा में आंसर दे दिया क्या? हम जस्ट 2 by 3 से 1 by -1 by 4 कर दिया। क्या बोल रहा है रे? अरे बेटा ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या होता है? ये सारा डायरेक्शन कोसाइन है ना? ये सारा सर क्या? रूट ओवर 71 by 144। अच्छा चलो देख लेते हैं। ये सारा डायरेक्शन कोसाइन है ना? जब ये कैप दिया हो मतलब ये सारा डायरेक्शन कोसाइन है, और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। मतलब एज 2 by 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अच्छा पहले ये देख ले, 2/3 है और 2/3 1/3, हाँ चलो सही है। और ये वाला क्या हो जाएगा? -1 by 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब ये 4 by 9 है, ये प्लस 1 by 16 है, प्लस ये लैम्डा स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 -4 by 9 -1 by 16 है। मतलब 144 माइनस ये कितना हो गया बच्चों? 64 माइनस ये कितना हो गया बच्चा लोग? 9 डिवाइडेड बाय 144 है। तो क्या हो गया रे? यहाँ से ये 64 गया तो ये बन गया 80 माइनस, हाँ सही है, यानी कितना हो गया? 71 है ना? ये बन गया 71 सर। बाय 144। मतलब लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू हो गया ये वाला। तो लैम्डा कितना आया बच्चों? प्लस माइनस दोनों हो सकता है, रूट ओवर 71 बाय 144। मतलब इसको लिख सकते हो प्लस माइनस रूट ओवर 71 बाय 12। 144 कैसा है? हाँ वो ठीक है, 12 होगा।
ठीक है, तो समझ में आ रहे बच्चा लोग? हाँ सर। यशु, नींद आ रहा बेटा? सो गया रे यशु, सो नहीं, गया। मेरे को नींद नहीं आएगा कि क्यों, नींद क्यों आएगा? रात हो गई इसीलिए नींद आएगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। बोलता नींद क्यों आएगा, नहीं, रात हुई तो नींद। नहीं वो हैंग हो गया था। अच्छा, मतलब लैपटॉप या दिमाग? लैपटॉप। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। तो दर्शनी समझ में आया बेटा यहाँ तक? हाँ सर। बेस। अब चल, अब आधा घंटा करके हम और कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग को एक काम करते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देख, मंडे को लौट रहे हैं, ठीक है? मंडे को लौट के आ जाएंगे। मंडे को होपफुली अगर 3 साढ़े 3 बजे तक घर लौट आते हैं, ठीक है, तो तुम लोगों के लिए टाइम दिया हुआ है 5 बजे तुम लोग आ जाना यहाँ पे, ठीक है, क्लास के लिए इवनिंग में 5 बजे। समझ में आ रहे दर्शनी क्या सर बोला? आप मैसेज कर दीजिएगा कि मतलब हाँ, evening- मैसेज कर देंगे, हम मैसेज कर देंगे। यशु समझ में आया क्या बोला? हाँ समझ में आया। ठीक है, तो 5 बजे क्लास के लिए आ जाना। और अगर नहीं आ पाए, क्योंकि ट्रेन है ना, ट्रेन का कुछ करने का नहीं है, तो ट्रेन से अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाए तब तो कुछ करने का नहीं है। तो 5 बजे तुम लोग उस टाइम में क्लास दे देंगे, फिजिकल क्लास, तो उसमें हो जाएगा। फिर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हाँ तुम लोगों को, तुम लोग थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कॉपरेट किया, अच्छे से समझा, तो नेक्स्ट दिन में शायद क्लास हम लोग का दोनों हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और जो भी है वेक्टर का अच्छा तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, हो गया, देख लेते हैं फिर। ठीक है, लेकिन सैटरडे संडे को क्लास नहीं है, ये बता दिए दर्शनी, ठीक है? जी सर। चलो ओके, चलो फिर होप फॉर द बेस्ट कि मंडे को फिर जाके तुम लोगों का क्लास दे पाए। चलो ओके, बस इतना ही रहने दो आज।